पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बताइए, सोचो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्राफ से अगर बात करें, अगर हमको ग्राफ देख के पहचानना है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे। अगर कोई ग्राफ कुछ इंटरवल के बाद रिपीट करने लगे तो समझ लो कि वो पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे अगर हम ये ग्राफ बना रहे हैं मान लो, ठीक है, ओके, और ये इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा है 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसे जा रहा है आगे, ठीक है, ये आगे ऐसे जा रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चीज, ये जो बना है ए बना है ना, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, फिर यहाँ रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ रिपीट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। मतलब समझ गए। तो किसी ग्राफ को देख के तो आसानी से बताया जा सकता है कि वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर वो रिपीट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक। और उसका हर पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड होगा, कि पीरियड मतलब वो कब रिपीट कर रहा है। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2। ये देखो 1 2, फिर रिपीट कर रहा है 1, अगर यहाँ भी कोई पॉइंट होगा तो 1 2, हर 2 इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो लिखो इफ अ फंक्शन repeat itself, if a function repeat itself after specific interval, then function is called periodic function. Then function is called periodic function. अगर कोई फंक्शन कुछ इंटरवल बाद रिपीट करेगा तो उसको बोलेंगे, फिगर बना लो और लिख दो पीरियड इज इक्वल टू 2। पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 2। सर ऐसा हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, हाँ एकदम चाहे जैसे। अभी हम लोग, अब ये ठीक है, ये हेडिंग हो गया, फिगर बना लो। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना हम सिखाते हैं। ओके, तो चलो लिखो हेडिंग एलिमेंट्री ग्राफ। एलिमेंट्री ग्राफ। फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, कांस्टेंट फंक्शन। अब यहाँ से हम लोग हर टाइप का ग्राफ पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, जो पीरियोडिक फंक्शन अभी इसके पहले लिखवाए थे वो कौन सा पॉइंट नंबर था, 7 था। मतलब एक ग्राफ के बारे में हम लोग 7 चीज जान सकते हैं। अगर अब कोई ग्राफ बनेगा तो उसके बारे में हम आपसे 7 चीज पूछ सकते हैं। पहला पूछ सकते हैं डोमेन, दूसरा पूछ सकते हैं रेंज, फिर पूछ सकते हैं उसका रूट, फिर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एसिम्पटोट, और पीरियोडिक है कि नहीं, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है ना, ये इतना जान सकते हैं। हाँ, तब 8 हो गया बाउंडेडनेस, तब 8 हो गया भाई। डोमेन हो गया, मैक्सिमम एक ही में था, तब 7 पॉइंट था। ठीक कर रहे हो, 7 पॉइंट हम लोग थे, मैक्सिमम मिनिमम हम एक ही पॉइंट में लिखवा देते। चलिए, तो अब अगर हम कोई ग्राफ पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम आपसे 7 चीज पूछ सकते हैं। चलिए, फिलहाल कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। मान लो कोई fx फंक्शन है, fx इज इक्वल टू c, दिस इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। fx इज इक्वल टू c का मतलब समझो क्यों ये कांस्टेंट है। अगर x की जगह 1 रखोगे तो भी आंसर c आएगा,
x की जगह 2 रखोगे तो भी आंसर सी ही आएगा। मतलब जब कोई हम ऐसा नंबर रख रहे हैं और आंसर हमेशा सेम आता जाए तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। और fx को ही क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। fx मतलब किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y = c का ग्राफ कैसे बनेगा? c मान लो कोई पॉइंट होगा, c कोई नंबर होगा, मान लो c की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ होगा मान लो, या -3 है तो यहाँ होगा, तो यहाँ होगा तो मान लो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया? y = c, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बन गया। अगर ये ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन का बन गया तो तुम बताओ इसका डोमेन क्या होगा? रेंज क्या होगा? बताइए, सोचिए, दिमाग में रहिए। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? सोचिए, रेंज बताइए और इसका डोमेन बताइए, बहुत आराम से बता सकते हैं। -∞ से मतलब रियल, यही ना भाई। -∞ से +∞ का मतलब क्या होगा? वेरी गुड। रेंज बताइए। 3, क्योंकि वो रेंज मतलब y की वैल्यू, y को 3 पे कट ही कर रहा है। और ऐसे ही तुम सोचो कि प्रोजेक्शन ऑफ अ ग्राफ ऑन y एक्सिस, तो इसका y एक्सिस पे ग्राफ का प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? y एक्सिस तो ये खुद ही है, तो इसका ग्राफ इसी पॉइंट पे तो बनेगा। तो 3 केवल हो गया, 3 ब्रैकेट में लिखें कर देते हैं। सीधे सीधे तो ये भी तुम लोग समझ जाओ, डोमेन मतलब x की वैल्यू और रेंज मतलब y की वैल्यू। बाउंडेड है, और रूट कितना है? एक भी नहीं है। अच्छा, एसिम्पटोट ये कहीं इनफाइनाइट की ओर, ये किसी लाइन को अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ? नहीं, ये वाला लाइन इसके नजदीक जा रहा है क्या? नहीं ना। इनफाइनाइट की तरफ किसी लाइन के नजदीक जब जाए तब एसिम्पटोट होता है, उसको इनफाइनाइट पे जाके टच करे। तो क्या ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा? ये तो इतना गैप हमेशा ना देगा ना। तो यहाँ कई बच्चे इसका एसिम्पटोट ये लिख देते हैं, सोचते हैं ये पूरा इसके पैरेलल जा रहा है। पैरेलल से नहीं मतलब ऐसा लगे कि इनफाइनाइट पे जाके टच कर रहा है तब उसका एसिम्पटोट होगा। तो इसका एसिम्पटोट है नहीं। बात समझ गए? पीरियोडिक। अब दूसरा फंक्शन लिखो, दूसरा लीनियर फंक्शन। सेकेंड फंक्शन लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन y = ax + b, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये तो डिपेंड करता है a b क्या है। इसका ग्राफ तो चाहे जैसे बन सकता है। जैसे हम तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे, मान लो हम कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाओ 3x + 2y = 6, इसका ग्राफ। तो कैसे बनेगा? क्लास 11th में पढ़े थे, बड़ा ही अच्छा मेथड इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हो क्या होता था? x/a + y/b = 1। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो = पे क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे = में 1 लाने के लिए क्या है? यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे 6 से। तो 6 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? x/2 y/3 = 1। तो x पे क्या लिखा है? मतलब x इंटरसेप्ट 2 है तो x पे 2 बना दो, और y के नीचे क्या लिखा है?
तो y पे 3 है, मतलब y पे 3 बना दो, ये मिला दो। ठीक है भाई, ये इसका ग्राफ बन गया। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट मेथड। तो ये बहुत इजी कर देता है ग्राफ बनाना। जैसे हम कहें लिखा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 15, इसका ग्राफ बनाना है तो किससे डिवाइड कर देंगे पहले? 15 से। तो 15 से डिवाइड कर दो, तो 15 से डिवाइड करोगे तो x के नीचे क्या आएगा? 3, और y के नीचे इज इक्वल टू, तो क्या करोगे? x पे 3 लोगे तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा x पे 3 मान लो यहाँ, और y के नीचे 5 है तो y पे 5 ले लो, मिला दो, ये इसका क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे 3 मान लो कट कर रहा है। बात समझ गए? तो किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वो कहीं से भी पास कर सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, चाहिए इससे पास करेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल लेकर बना लो। एक एग्जांपल से आप लेके बना लीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब हम तुमसे केवल इतना पूछ रहे हैं। अब इसी में हम 4 ये इक्वेशन दिए हैं, तुम्हें ए बी के बारे में बता रहे हैं। तुम बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, केस फर्स्ट। अगर हम कह दें कि ये जो ए है तुम्हारा वो पॉजिटिव है और बी है वो भी पॉजिटिव है, अब बताओ इसका ग्राफ किस क्वाड्रेंट से पास करेगा? दिमाग लगाओ। कंडीशन दे देगा, 4 ग्राफ दिया रहेगा, आपको सोचना पड़ेगा ये इस कंडीशन से चारों ग्राफ में से कौन सा होगा। सोचो, दिमाग लगाओ। क्यों? x का भी वो x का भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और y का भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। भाई a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, तो अपने मन में कोई नंबर ले लो कि नहीं? अपने मन में चलो हम नंबर ले लिए, y इक्वल टू a के प्लेस पे 2 रख दिए, b के प्लेस पे 3 रख दिए, कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है। अच्छा, अब x के प्लेस पे 0 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3, y की वैल्यू 3। y के प्लेस पे 0 रख दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -3/2 यहाँ आएगा ना। तो पहले क्वाड्रेंट से कहाँ पास किया कि नहीं? पहले क्वाड्रेंट से पास किया नहीं ना। अब खुद ही देख लो, अगर a 0 से बड़ा है मतलब a की जगह 2 ले लिए, b 0 से बड़ा है मतलब 3 ले लिए, और वैल्यू रख के ग्राफ हम जब हम लोग बनाए -3/2 आएगा ना, -3/2 आ रहा है। तो ये जब ऐसे पास कर रहा है तो कहाँ उससे गया? पक्का? तो जब इफ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, तो कहाँ से लाइन पास करेगा? अच्छा, एक तरीका और बताते हैं, बताइए, लिखिए, बता। आपको एग्जाम्पल लेने की जरूरत ना पड़े, हमको कॉन्सेप्ट बता देना। भाई एग्जाम्पल लेके मत बनाओ, कंडीशन सोचो, उस कंडीशन से होगा क्या, किस पे सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास 11th में तुम लोग क्या स्लोप का नाम सुने हो? हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवणता। हाँ, तो प्रवणता या स्लोप नाम सुने हो? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आप ग्राफ बना पाएंगे। अब बात समझिए, तो अगर स्लोप का नाम सुने हैं तो आप लोग ये पढ़े होंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसा y = mx + c, जिसमें m क्या होता है? स्लोप, और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब समझ रहे हो कि वो लाइन y को कहाँ पे कट कर रहा है?
ठीक। अगर स्लोप तुम जानते हो तो बताओ, एक लाइन हम ये बनाए और एक लाइन हम ये बनाए, ये L1 ये L2, किसका स्लोप पॉजिटिव है किसका निगेटिव है? इस वाले का और इस वाले का स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है, डिसाइड करो। इस वाले का निगेटिव, इस वाले का निगेटिव है, क्यों? वाई का मान है माइनस में आ रहा है। नहीं, अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो स्लोप निगेटिव है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब समझ रहे हो, किससे जा रहा है? 90 से जा रहा है। अब देखो ये तो बेसिक बताना पड़ रहा है, अब नहीं तो फिर कैसे होगा, ये सब भूल गए हो तुम लोग, नहीं तो ये सब हम डायरेक्ट यहाँ ये वाला ग्राफ हम डायरेक्ट समझा देते। 90 से ज़्यादा है अगर एंगल तो स्लोप निगेटिव, क्योंकि 90 से ज़्यादा किस क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकेंड में, और सेकेंड में tan थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। और स्लोप का एक फॉर्मूला पढ़े ही हो, m = tan थीटा, तो tan थीटा निगेटिव होगा कि नहीं? तो अगर ग्राफ ऐसे बना है तो स्लोप निगेटिव, और ग्राफ ऐसे बना है तो स्लोप पॉजिटिव। बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? ये जानते हो ना सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan cot। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? सेक और cos। तो ये फिलहाल ये अब सब माइंड में रखिए, थोड़ा सा देखिए रिवीजन वगैरह करना पड़ेगा। अब देखो ये हम इस कंडीशन से ग्राफ बनाना सीखे, वैल्यू रख के ग्राफ बना के पुट करके मत सीखिए। अब सुनो, ए की वैल्यू, ये हम ग्राफ हटा दें फिलहाल, तो यही तो सिखाना है। तो देखना, हम कह रहे हैं ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब x का कोफिशिएंट 0 से बड़ा है, और x का कोफिशिएंट है क्या? स्लोप। y = mx में इसी फॉर्म में है ना, तो ये 0 से बड़ा है मतलब स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? ऐसे बनेगा। पक्का बात? दूसरा बात सुनो, b क्या है? पॉजिटिव है। b मतलब किसके प्लेस पे लिखा है? y इंटरसेप्ट। तो पॉजिटिव y कहाँ होता है? ऊपर होता है, ऊपर होता है। और लाइन कैसे बनेगा? a 0 से बड़ा है तो लाइन कैसे बनेगा? a 0 से बड़ा है मतलब स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? ऐसे ना बनेगा, पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल पे बनेगा। तो जब भाई तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव है, लाइन ऐसे बनेगा, और b 0 है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो यहीं से कट करेगा कि नहीं कट करेगा? तो इससे बनेगा। पहले बताओ इसका आंसर दोगे तब समझ में आएगा। दूसरे केस का दो। अगर हम तुम लोग से कहें केस 2, हम बोल दिए कि a 0 से बड़ा है और b 0 से छोटा है, बताओ ग्राफ कैसे बनेगा? बिना वैल्यू पुट किए सोचो, a 0 से बड़ा है मतलब स्लोप पॉजिटिव कि निगेटिव? बताओ, पॉजिटिव। तो लाइन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? ऐसे बनेगा। पक्का? चलो, b क्या है? निगेटिव, मतलब y एक्सिस पे निगेटिव पे कट करेगा, तो यहाँ पे निगेटिव होगा, तो ग्राफ कैसे? ऐसे जैसे। बात समझ गए कि नहीं? पक्का? केस थर्ड बताओ, इफ a <0 b <0, बताओ बताओ। a <0 मतलब स्लोप निगेटिव कि पॉजिटिव? निगेटिव। तो कैसे बनेगा? ऐसे कि ऐसे? ऐसे। और b निगेटिव है, b निगेटिव है मतलब ऊपर यहाँ कट करेगा कि यहाँ कट करेगा? नीचे कट करेगा। तो ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए? तो यहाँ बन गया। समझ? अब समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा? केस फोर्थ का बताओ। अब पहले बताओ केस फोर्थ बचा है क्या? एक बार दोनों पॉजिटिव लिए, केस फोर्थ में क्या बचा? एक बार दोनों पॉजिटिव लिए,
एक बार दोनों निगेटिव ले लिए, एक बार पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। अब क्या करें, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। बताओ कैसे, किस क्वाड्रेंट से जाएगा, बताइए किस क्वाड्रेंट से जाएगा। सेकेंड। भाई एकदम भाई a लेस देन 0 है, मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और b 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, तो b 0 से बड़ा ऐसे ना बन रहा है। ये आप लोग कैसे बना रहे हैं, ऐसे ऐसे बना रहे हैं। इसमें बताओ स्लोप एक्यूट एंगल है कि इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है कि ऑब्टूस एंगल, माने 90 डिग्री से कम है कि ज्यादा है, तो पॉजिटिव होगा स्लोप, निगेटिव। और यहाँ क्या बोल रहा है, तो ये ना निगेटिव हुआ, कंफ्यूज कर लोगे कि नहीं, पक्का। तो दिस इज लीनियर फंक्शन। यहाँ पे हम लोग का 4 ग्राफ हम लोग सीखे, ठीक है। देखो ये चैप्टर तुम लोग खत्म हुआ ना। अच्छा, इसमें जितना हम डिटेल में बताएंगे, जितना डिटेल में लिखवाएंगे लिखते चलो। आपको हम बता दें ये चैप्टर अपने आप में एक सिंगल चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर हम आपको पहले बता दें कि इस चैप्टर से आप कितना चैप्टर सीखेंगे। पहले आप ये जाए, आप फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक सीखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। फिर आप डिफरेंशिएशन सीखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे, इंटीग्रेशन सीखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, ठीक है। तो कई सारे चैप्टर इससे आप सीखेंगे। तो इस चैप्टर में कोई कमी हम नहीं रखेंगे और ना आपको कोई रिवीजन करने में कमी रखिएगा। चलो, तो अगर आप लोग ये समझ गए तो हम आपके सामने जरा कई सारी लाइन बना रहे हैं ना। ये बना दिए, मान लो ये हो गया तुम्हारा L1, ठीक है। और एक ही पॉइंट से मान लो ऐसे जा रहा है, ये हो गया L2, ठीक है। ये हो गया L3 और ये हो गया L4। L1 का स्लोप सपोज M1 है, L2 का स्लोप M2 है, L3 का स्लोप M3 है और L4 का स्लोप M4 है। तो सबसे पहले बता दो कि सबसे बड़ा किसका स्लोप रहेगा, बताओ सबसे बड़ा किसका स्लोप रहेगा। अच्छा, पहले बता दो इसमें कौन पॉजिटिव स्लोप वाला है, कौन निगेटिव स्लोप वाला है। L1 और L2, वेरी गुड। चलो सबसे पहले तो ये बता दिए L1 मतलब M1 और L2 मतलब M2, ये दोनों पॉजिटिव है और M3 और M4 निगेटिव है। और सबसे बड़ा स्लोप होगा L2 का। तो सबसे बड़ा स्लोप किसका होगा, L2 का। M4 का तो सबसे कम हो जाएगा, निगेटिव स्लोप। तो निगेटिव में जो सबसे बड़ा रहेगा तो सबसे छोटा ना हो गया भाई। -4 बड़ा है, -5 बड़ा है, L4 का -4 ना बड़ा है, तो निगेटिव वाला छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा किसका होगा, और सबसे छोटा M4। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना होगा। चलिए, बनाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे पूछने के लिए कहे थे। चलो तीसरा हेडिंग लिखो, क्वाड्रेटिक फंक्शन। 2 हेडिंग हम लोग सीख चुके हैं, कांस्टेंट फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन। अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो हेडिंग लिखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन, 3rd पॉइंट। क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखे, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, है कि नहीं। क्वाड्रेटिक मतलब क्या, हिंदी में क्या, द्विघात। तो मैथ्स में तो हिंदी इंग्लिश कोई खास मतलब नहीं, तुम लोग समझ ही रहोगे दोनों ना। अब बताओ इसका ग्राफ बनता किससे है,
पैराबोला। किस शेप का बनता है? पैराबोला। ऐसे परवलय आकार, ऐसे, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ठीक, अब आपको हम सिखाएंगे कि इक्वेशन देख के आप ग्राफ कैसे बनाएंगे। 3x² + 5x + 7 आ गया, -3x² + 5x + 7 आ गया, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये तुम्हारा ऐसे x एक्सिस को टच करते हुए जाएगा कि x एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, या इधर से जाएगा, और ऐसे तुम बना रहे हो तो ये कितना नीचे से ऊपर जाओगे ना। ऐसे तुम ग्राफ बना रहे हो तो ये यहाँ कहाँ पे कट करोगे, यहीं चले जाओगे या यहाँ से ले जाओगे ना। ये सारे चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, ऐसे लिख लो। फर्स्ट पहला बात, ए को देख लेना। किसको देखना? ए को। अगर ए तुम्हारा 0 से बड़ा है तो फिगर ऐसे बनेगा, अगर ए 0 से छोटा है तो फिगर ऐसे बनेगा। इसको बोलेंगे पैराबोला अपवर्ड, और इसको बोलेंगे पैराबोला डाउनवर्ड्स। पहले तो पता लग जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि ऐसे पैराबोला बनने वाला है कि ऐसे पैराबोला बनने वाला है ना। अगर हम बोले 3x² + 5x + 7 तो कैसे बनेगा? नहीं, अब ए को ए मतलब समझ रहे हो? ए मतलब समझ रहे हो कि नहीं? x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट। तो अगर ए 0 से बड़ा है, मतलब x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो कैसे पैराबोला बनेगा? अपवर्ड। और अगर x² का कोफिशिएंट 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड। तो अगर तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया 3x² + 5x + 7 तो कैसे बनेगा? ऊपर। और -3x² आ गया तो डाउन। पहला बात तो ये पहचान जाओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। इसका फॉर्मूला जानते होगे एकदम तुम लोग, डी का फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला में अंडर रूट के अंदर क्या लिखते हो? b² - 4ac। उसी को तो डी बोलते हैं, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac। नंबर नहीं ना, बस रूट के अंदर वाले को डी बोलते हैं। बाई 2 तो पूरा फॉर्मूला है, रूट के अंदर वाले को क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब जब तुम डी निकालोगे तो कितना केस आ जाएगा? 3 केस। पहला आ जाएगा डी मान लो 0 से बड़ा हो सकता है। हाँ, अगर डी 0 से बड़ा आ गया तो समझ लेना पैराबोला x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। वो ऐसे भी कट कर सकता है और ऐसे नीचे ऐसे भी कट कर सकता है, लेकिन 2 जगह कट करेगा। क्योंकि डी 0 से बड़ा आ गया मतलब पॉजिटिव रूट्स आ गया, मतलब रूट्स मिलेंगे। और रूट्स का मतलब क्या बताए थे कि x एक्सिस को कट करे कि नहीं। तो डी 0 से बड़ा आ गया मतलब x एक्सिस को कट करेगा। और केस 2, सपोज डी 0 के इक्वल आ गया तो x एक्सिस को टच करेगा, कट नहीं करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। ये ऐसे टच करके निकल जाएगा, या तो ऐसे टच करेगा या तो नीचे से टच करेगा। बात समझ में आ रहा है? केस थर्ड क्या हो जाएगा? केस थर्ड क्या होगा भाई? अगर d < 0 आ गया तो x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, x एक्सिस को तब वो टच ही नहीं करेगा। ठीक है, वो x एक्सिस के या तो ऊपर से चला जाएगा या तो x एक्सिस के नीचे से चला जाएगा, ऐसे ये। फिर वो x एक्सिस को टच नहीं। बात समझ में आई? 2 स्टेप हुआ। पहला तो पहचान जाएंगे पैराबोला बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा कैसे बनेगा। दूसरा पहचानने का तरीका कि x एक्सिस को कट कहाँ पे करेगा, कट करेगा कि टच करेगा, कि टच ही नहीं करेगा, उसके लिए डी निकालोगे। तीसरा पॉइंट लिखो,
तीसरा पॉइंट लिखो, देखो तीसरा पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, ज़्यादा ज़्यादा 2 पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को। क्या फॉर्मूला होता है इससे जरा चाहे फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b अपॉन। तो यहाँ से अल्फा कितना है, अल्फा कितना है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा कितना है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। भाई एक बार प्लस वाला सिंबल ले लेंगे, एक बार माइनस वाला सिंबल। बात समझ में आ गई, ये चीज़ मतलब एक्स एक्सिस को इस और इस पॉइंट पे कट करेगा, इस यहाँ और यहाँ पे क्या करेगा, कट करेगा। सही यहाँ तक 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट कि वो पैराबोला जो ऐसे बनाते हो तो कितना नीचे तक जाएगा, या ऐसे बनाओगे तो कितना ऊपर तक बनाओगे, ये पता लगाएंगे। तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो पैराबोला बनाते हो यहाँ वाले पॉइंट बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैसे निकले, ये बहुत काम का है, इसको एकदम सब दिमाग में रखे रहना, कहीं सब यूज होगा। फोर्थ वर्टेक्स, वर्टेक्स का फॉर्मूला लिखो। वर्टेक्स कैसे पता लगेगा, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। इससे हम लोग पता लगा लेंगे कि भाई हमारा वर्टेक्स कहाँ पे बन रहा है। ठीक, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलो अब इसका मतलब जो सिखाए हैं इसको आप करके देखिए कि कैसे इसका ग्राफ वगैरह बन रहा है। ठीक है, चलो तो हमें सिंपल सा एक चीज़ बता दो, जैसे हम ये लिख रहे हैं y इज इक्वल टू दिया है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। पहला बताओ कि पैराबोला अपवर्ड कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। दूसरा बताओ कि x एक्सिस को टच करेगा या टच नहीं करेगा, या तो 2 जगह कट करेगा। कैसे पता, अच्छा ये बताओ पहले अपवर्ड कि डाउनवर्ड, अपवर्ड कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ये पक्का है ना, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बनेगा ना। तो एक्स एक्सिस का बात आ रहा है ना, तो डी ना निकालोगे पहले, तो डी निकालो। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी, अरे बी की वैल्यू ए बी सी, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू सी की वैल्यू 25 माइनस प्लस प्लस माइनस 4 24 कितना आया 1, मतलब पॉजिटिव। एक्स एक्सिस को कहाँ कट, कई जगह कट करेगा, 2 जगह, क्योंकि पॉजिटिव ना आ गया। कहाँ कट करेगा, अब देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बी की वैल्यू बोलो 5, डी की वैल्यू 1, रूट 1 मतलब 1 ही, ए की वैल्यू 3 माइनस 6 है, कितना है माइनस 4 बाई माइनस 6, मतलब 2 जा 4 2 3 जा 2 बाई 3 आया। एक्स पे 2 बाई 3 मान लो यहाँ, समझ में आ रहा है। बीटा क्या है, बीटा क्या है, यही माइनस 1 जाएगा, तो माइनस 6 माइनस 6 1 आ जाएगा, तो 2 बाई 3 मान लो यहाँ पे आ गया। भाई 2 बाई 3 छोटा है, इधर लिखे 1 उधर लिखे, सही है। अब वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स का फॉर्मूला माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। तो भाई माइनस बी कितना है, माइनस 5, और 2a कितना है माइनस 6, और d 1 है, और ये माइनस 12, तो 5 बाई 6 और 1 बाई 12। वर्टेक्स कितना आ गया हमारा 5 बाई 6, कैलकुलेशन देखते रहना, 5 बाई 6 और 1 बाई 12। 5 बाई 6 कहाँ है, 5 बाई 6 इधर कहीं आएगा, और 1 बाई 12 भी यहीं कहीं आएगा। मान लो यही वाला पॉइंट मान लो,
पता लग गया ना, ऐसा तो नहीं बहुत ऊपर तक ले जाना ऐसा कहीं। 5/6 1/12 तो पैराबोला कैसे जाएगा? कहीं तक भी लेते जाओ, बस यहाँ लिख दो 5/6 1/12, मतलब पता लगे कि उसी पॉइंट से ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ बनता है। ठीक, कितना स्टेप फॉलो करना पड़ा? कितना स्टेप फॉलो करना पड़ा? पहला तो देखे कि अपवर्ड डाउनवर्ड, दूसरा देखे कि एक्स एक्सिस को टच करेगा भी कि नहीं करेगा, फिर तीसरा वर्टेक्स निकाल ली, बन गया। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है, सीख लिए? चल, अब इसी का उल्टा हम तुमसे पूछते हैं। ये तो तुम लोग अब कर लोगे, एक ही तरफ से नहीं कर पाओगे जब भूल जाओगे कि वर्टेक्स कैसे निकलेगा। वर्टेक्स कैसे निकलेगा? -b/2 है, -b/2 है। वेरी गुड। चलो, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा करो, लिखो लिखो। डिस्कस अबाउट a, b, c in y is equal to ax² plus bx plus c, ax² plus bx plus c। ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देख के ये आपको पता लगाना है। यहाँ ग्राफ दिया है ऐसे, ठीक है, और यहाँ वर्टेक्स दिया है। ओके, अब आपको बताना है, डिस्कस करना है ABC के बारे में। तो बात समझना, ABC के बारे में जानना चाह रहा है। ABC के बारे में जानना चाह रहा, मतलब समझ रहे हो कि A पॉजिटिव है कि निगेटिव है, B पॉजिटिव है कि निगेटिव है, C पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और D के बारे में भी जानना चाह रहा है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट छोड़ो, पहले बताओ ABC क्या है? A क्या है? निगेटिव। वेरी गुड। A तो देखते ही पता लग गया निगेटिव है, क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड हो गया है। B बताओ, निगेटिव है कि पॉजिटिव? सोचो। निगेटिव कैसे? सर b को अगर पॉजिटिव होता है तो वो पैराबोला माइनस मतलब उधर जाता है। वेरी गुड। देख लो, वो ये क्या लिखा है? वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? -b/ और -d/। अब दिमाग लगाना, यहाँ v लिखा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में v लिखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, और तो -b/2a में a क्या है? निगेटिव है, तो ये निगेटिव निगेटिव कट जाता है, तो b क्या हो? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर b निगेटिव होगा तो ये पूरा ओवरऑल निगेटिव हो जाता है। ओवरऑल निगेटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहता है? नहीं समझ पा रहे? नहीं समझे? तुम बताओ, नहीं समझ पा रहे? फिर से सुनो, ये बताओ, ये -b/2a को पॉजिटिव होना है कि निगेटिव? ये किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्वाड्रेंट y क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव। तो -b/2a को क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? अच्छा, a क्या है? तो निगेटिव निगेटिव कट गया, तो b पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो b ग्रेटर देन। नहीं समझ? तो यहाँ पे हम लोग a के बारे में भी देख लिए और b के बारे में भी देख लिए। a हमारा निगेटिव और b c के बारे में बताइए।
मैं बताऊँ नहीं, कैसे बताओ। डी क्या है? डी तो पता ही नहीं क्या है। डी यहाँ से अच्छा देख रही हो तो पॉजिटिव है, तो डी तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है मान लें पे। हाँ, लेकिन ये देख लो पैराबोला यार कहाँ पे कट कर रहा है, वाई को कहाँ, सी मतलब वाई इंटरसेक्ट। तो ये पैराबोला जो बना है वो कहाँ कट कर रहा है, वाई वाले को, निगेटिव पे कि पॉजिटिव? तो सी निगेटिव। ठीक, मेन यहाँ पे बी वाला समझना था, बी वाला समझ गए तो ठीक। ई बड़ा है डी से, बी से बड़ा होगा डी से, या डी छोटा होगा डी से? डी से जी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट से डी से हमारे बी और डी में पूछ रहे हो ना जी। हाँ बताओ कौन बड़ा है तुम्हारे? डी। भाई देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी हमारा पॉजिटिव है तो ठीक है, सी हमारा क्या है, निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, लेकिन ए क्या है, तो फिर निगेटिव हो गया। तब बी में से कुछ तो ना कुछ, बी के स्क्वायर में से कुछ घट रहा है, तब डी आ रहा है। तो डी जो है ये तो पक्का है, डी जो है हमारा वो बी स्क्वायर से, भाई बी स्क्वायर में कुछ घटा रहे हो तब ना डी आ रहा है। बी स्क्वायर में कुछ घटा रहे हो तब डी आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर बढ़ा रहा होगा। तो लेकिन बी पता नहीं क्या, ये नहीं क्लियर हो पाएगा, बी स्क्वायर से जैसे हम देख सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल संख्या ना छोटा है क्या? अब बी और डी छोटा है बड़ा है नहीं सकते। वो नहीं, जैसे नीचे वाला डिवाइड करेंगे तो बी हमारा छोटा है और डी के नीचे का हमारा बड़ा है। तो छोटे वाले से जब भाग देंगे तो वो तो बड़ा ही है, बड़ा आएगा, मतलब ये वाला क्वांटिटी बड़ा आएगा, यही ना। चलो समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट एक लिखिए, लिखो ये चीज नहीं, इनका ये इनका करना है कि ऐसा है कि अगर बी और डी है मान लो बराबर है बी और डी, तो छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा आएगा। लेकिन पहले बी और डी में तो पता लगे कौन छोटा है कौन बड़ा ना। चलो लिखो नेक्स्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ y is equal to x square, y is equal to 4x minus 7 minus x square। बताइए, वेट कर रहे हैं 2 मिनट, एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बना के दिखाइए तो जरा। बताइए, इसमें सबसे पहले सोचो ए क्या है, फिर बी निकालिए, एग्जैक्ट ग्राफ जिसका बन जाए बताएं। 2 मिनट हम वेट कर रहे हैं।
y इज इक्वल टू 4x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर। बन गया जो का बन रहा है। पैराबोला अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड की डाउनवर्ड, ऊपर नीचे, डाउनवर्ड बनेगा। अरे तुम लोग एक वैल्यू 4 समझ रहे हो क्या? देखो कुछ लोग डाउनवर्ड बनाए और कुछ लोग अपवर्ड बना दिए। अरे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखोगे कि एक्स का कोएफिशिएंट देखोगे कि जो पहले लिखा है उसको देखोगे? एक्स स्क्वायर का देखोगे ना। तब सिंस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, सो डाउनवर्ड पैराबोला विल बी फॉर्म्ड। डाउनवर्ड पैराबोला विल बी फॉर्म्ड। पहला तो ये होगा, सब लोग अपवर्ड बनाएंगे, दो तीन लोग नहीं कुछ डाउनवर्ड बनाए। चलो तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं भाई। पहले हम देखते हैं कि क्या है। ए की वैल्यू कितनी है? 4 नहीं, ए की वैल्यू कितनी है? -1। बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -7। तो डी निकाल लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस प्लस प्लस माइनस 28। तो कितना आ जाएगा भाई? 8 में 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो डी की वैल्यू निगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। इनका देखिए टच नहीं किया है, एकदम डी निगेटिव आ गया, मतलब एक्स एक्सिस को टच करना ही नहीं है कि नहीं। तब अच्छा अब बताओ वर्टेक्स क्या होगा? -b/2a माइनस b/4a ना। एकदम अपने आप को ढाल लीजिए, एक एक चीज एकदम दिमाग को बैठाते रहिए। 4 महीना मेहनत है, 4 महीने बाद आप अच्छे कॉलेज में रहेंगे, लेकिन ये 4 महीना एकदम अच्छे से मेहनत करना है। -b, इसमें आपको क्लास में भी विजिलेंट रहना है और घर जाके प्रैक्टिस भी करना है। अभी कुछ दिन चल जाएगा तो आप क्वेश्चन वगैरह आपके पास लगाने के लिए हो भी जाएगा। तो 12 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, तो -2, ये 2 हो गया आपका, ये -3। ये वर्टेक्स आपका हो गया 2, -3। समझ गए? है कितना है? जी सर, ये वर्टेक्स में था नहीं, आप चाह रहे सही है ये ना। चलो अब बताओ 2 कहाँ होगा? कहोगे सर यहाँ होगा। -3 कहाँ होगा? यहाँ होगा, मतलब वर्टेक्स यहाँ कहीं आएगा। और पैराबोला कैसे बनेगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बनेगा और एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करना है, तो ऐसे बनेगा। कि नहीं? चलो यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। बताते हैं, लिख लीजिए। समझ में आ गया? पीछे आपको आया? एक और जरा बना के दिखाओ। एक दो लोग का ही केवल सही थे। बोले ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9। वेट कर रहे हैं, इस बार जरूरत किसी करना होगा। और बाकी बच्चों से भी कहिए आए भाई, कहिए आए, पढ़े। बेसिक से पूरा हर टीचर आप लोग को पढ़ाएंगे, यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर फंक्शन पॉजिटिव है ना, ऊपर ऊपर पड़ेगा मतलब ऊपर कौन होगा, ऊपर पड़ेगा ऊपर फुटेगा। मतलब x का कोफिशिएंट, तो x बनेगी कैसे कर रहे हैं आप लोग? एक दो बच्चे का सही आया है, जैसे इनका लास्ट में आपका सही है। पहली बात तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, मतलब a 1 है। x का कोफिशिएंट होता है b, तो b है ही नहीं, और c माइनस 9, मतलब x है ही नहीं तो b का कोफिशिएंट, अरे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। सही है। अच्छा भाई, अगर ये निकल गया तो d कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 9, तो ये 36 आया था। मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये पक्का है कि पैराबोला इसे बनेगा और एक्स एक्सिस को कट भी करेगा दो जगह। कहाँ कट करेगा, अल्फा निकाल लो, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, तो b हो गया 0, d 36 है तो 6 हो जाएगा, a 1 है तो 2 हो जाएगा, मतलब अल्फा आ गया 3, और बीटा माइनस हो जाता तो माइनस 3 आ जाता, तो अल्फा बीटा कितना आ गया, 3 और माइनस 3 कितना आ गया अल्फा बीटा, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं अल्फा कितना आ गया 3 और बीटा कितना आ गया -3। वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स क्या आएगा माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। अब तक तो याद हो गया होगा। तो b की वैल्यू 0 है, हटा दो, और यहाँ तुम लोग कह रहे हो कि 9 आ रहा है। अच्छा देखें, ये 6 आ रहा है, ये 4, अरे 36 और ये 4, तो -9। चलो अब पैराबोला पहली बात तो ऐसे बनेगा, दूसरी बात एक्स को दो जगह कट करेगा। कहाँ कहाँ कट करेगा, अल्फा बीटा पे, मतलब 3 पे और -3 पे, और 0 -9 यहाँ कहीं आएगा, मतलब पैराबोला ऐसे बनेगा। ये एग्जैक्ट क्लियर हो रहा है, पूरा पता लग रहा है कि नीचे कहाँ तक आया -9 तक, एक्स को कहाँ कट किया 3 और -3 पे। सही था, बन जाएगा कि नहीं? चलो लास्ट दे रहे हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 7 माइनस एक्स। y is equal to x minus 2 7 minus x। बताइए, इस बार किसी का गलत ना हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो,
दोनों ब्रैकेट देने से एक फायदा है कि अल्फा बीटा तुरंत दिख रहा है। अल्फा की वैल्यू पहले ब्रैकेट को 0 करोगे तो क्या आएगा? अल्फा की वैल्यू x की वैल्यू 2, मतलब अल्फा 2 दिया है, और दूसरे ब्रैकेट को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7, मतलब बीटा 7 दिया है। बाकी काम तुम लोग दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा के कर दो। दोनों ब्रैकेट का आप लोग मल्टीप्लाई किए होंगे तो आया होगा -x² 7x और +2x 9x ना, -14 मल्टीप्लाई कराने में कितना आया? ठीक, 9x -14 -x²। अब यहां से आप एग्जैक्ट फिगर इसका बना सकते हैं। यहां से हम लोग देख रहे हैं a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू -14। तो पैराबोला अपवर्ड कि डाउनवर्ड? अपवर्ड। चलो, और x को 2 जगह कट कर ही रहा होगा, d पॉजिटिव आ रहा होगा। d कितना आया? d -b/2 है और ये d/4 है माइनस में। यहाँ पे अगर हम लोग d देखें तो d होता है भाई b² मतलब 81 -4ac। ये 81 प्लस माइनस 4 4 जा 16 56, तो 11 में 6 गया 5, 7 5 गया 2। d की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आया था क्या? तो b यहाँ आ गया, b की वैल्यू -9, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 25, a की वैल्यू -1। तो हमारा वर्टेक्स आ गया, माइनस कट जाएगा 9/2 और ये माइनस यहाँ भी कट जाएगा 25/4। ये वर्टेक्स आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी? 2, बीटा की वैल्यू 7। 2 ब्रैकेट अगर दिया है तो यहाँ से 0 करोगे तो x 2 आएगा, इसको 0 करोगे तो x 7 आएगा। तो x की वैल्यू को तो अल्फा बीटा बोलते हैं, वही तो रूट्स होता है। मतलब यहाँ पे x पे 2 आ गया और इस पे 7 आ गया। ठीक है, अब वर्टेक्स 9/2 मतलब 4.5 यहाँ कहीं मान लो, x पे यहाँ कहीं मान लो, अब वो 6 पॉइंट यहाँ कहीं मान लो, मतलब पॉइंट यहाँ आएगा। और ये निगेटिव है एक वैल्यू, तो पैराबोला कहाँ बनेगा? डाउनवर्ड। समझ पाए कि नहीं? ये हमारा हो गया। अच्छा, x 0 रख दो तो y कितना आएगा? अगर उसमें x जगह 0 रख दो तो y कितना आएगा? -14 आएगा। मतलब ये वाला जाके -14 पे कहीं ना कहीं इसे कट करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू आ गई -14। बात समझ में आ गया? ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक समझ में आ रहा है ना? बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? तो अच्छा, ये बना दिया, मान लो ये तुम्हारा ये बन गया। क्या ये ग्राफ देख के क्या क्या बता सकते हो? रूट्स इसके कितने? 2 और 7। और एसिम्पटोट है कि नहीं इसका? कौन सा? कहाँ, कैसे पता? कोई लाइन को भी, कोई फाइनाइट को कहाँ पे? ये तो कट कर ही दिया, तो कट ही कर दिया।
एसिम्पटोट मतलब ग्राफ किसी लाइन को दूर तक जाके टच कर रहा है, इनफाइनाइट पे जाके टच करे, मतलब माने कहने मतलब टच ही ना करे, इनफाइनाइट पे जाके टच करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? डोमेन बताओ। सोचिए, डोमेन माने यहाँ पे एक्स वैल्यू में कुछ भी रख सकते हो। ऐसे सोच लो, डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यू जो फंक्शन में रखते हैं तो डिफाइंड है, तो यहाँ एक्स वैल्यू ऐसा कुछ रखने में दिक्कत आएगा ही नहीं, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। और रेंज मतलब होता है ऐसा वैल्यू जो हमें मिले ना। तो ये बताओ, क्या इसके ऊपर का वैल्यू हमें मिलेगा क्या? तो यहाँ वाला रिस्ट्रिक्शन हो गया, और इधर नीचे जाता रहेगा तो वाई पे इनफाइनाइट तक माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ये हम लोग सीख गए। हाँ, अब लिखो ग्राफ ऑफ, हेडिंग है ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ nth पावर, nth पावर। अब आप मैंने अब nth पावर का ग्राफ सिखाएंगे। nth पावर का ग्राफ मान लो ऐसे आ गया, y इक्वल टू एक्स पावर n ना। अब n तुम्हारा क्या क्या हो सकता है? इवन पावर भी हो सकता है, ऑड पावर भी हो सकता है, निगेटिव पावर भी हो सकता है, फ्रैक्शन पावर भी हो सकता है, इवन ऑड में जो भी आ जाए ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा, ये जानते रहना, तुम लोग ये जो बना रहे हो ना, ये माइंड में रखना पड़ेगा। क्या माइंड में रखना पड़ेगा? लीनियर आए तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे बनेगा? ए बी के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जैसे अभी हम तुम्हें बताए, हम कह रहे हैं 3x + 2y + 7 है, ये कैसा फंडा हो है? लीनियर इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गया। अब हम तुमसे कहें कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसमें आप y को सेपरेट कर दीजिएगा, इसमें y को सेपरेट कर दीजिएगा। तो y सेपरेट करिए, क्या आएगा? -3x - 7/2। नहीं? अब सोचो कि x का कोएफिशिएंट निगेटिव है कि पॉजिटिव है? मतलब स्लोप निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? स्लोप, x का कोएफिशिएंट मतलब स्लोप mx + c निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? स्लोप निगेटिव होगा, मतलब लाइन ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा? ऐसे ना। और ये कहाँ कट कर रहा है? माइनस में, तो ऐसे जाएगा कि नीचे से जाएगा? क्योंकि माइनस वाला तो यहाँ नीचे ना पड़ेगा भाई, ये बन गया इस तरह ना। तो ये आपको हम पूरे चैप्टर में हम बता रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको माइंड में कैसे रखना है। आपको माइंड में रखना है कि लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब कहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये एग्जैक्ट आपको सोचना है। दूसरा भी क्वाड्रेटिक बताए, क्वाड्रेटिक माइंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो समझ जाओ ग्राफ या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। अब ये सोचो कि ऐसे बनेगा तो एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा? एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा कि टच करेगा कि टच ही नहीं करेगा? और ऐसे बनेगा तो नीचे कितना तक जाएगा? तो उसके लिए वर्टेक्स हम लोग निकाले -b/2 -b/4 और ऐसे जब कट करना है तो एक्स को कहाँ कहाँ कट करेगा, इसके लिए हम लोग अल्फा निकाले। ये सब चीज़ें एकदम जो पढ़ लो सब रटा रहना चाहिए, तब ये कनेक्ट हो गए, तब फिर मजा आएगा आपको पढ़ने। अब भूलते जाओगे तो घबरा जाएगा। ठीक, चलो, तो अब हम लोग क्या लिखे? nth पावर। तो y = x⁴n। ठीक है, इसमें लिखो पहला केस फर्स्ट, लिखो केस फर्स्ट। y = x⁴n लिखो, वेयर n इज इंटीजर, where n is integer, लिखिए where n is integer।
केस फर्स्ट यहाँ, केस फर्स्ट वहाँ काट दो, यहाँ अब लिखो केस फर्स्ट। इफ n is equal to 2m where m is I plus मतलब पॉजिटिव, I plus मतलब सब भी आ गए, m is equal to मतलब क्या हो गया भाई, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हम कैसा ग्राफ अब सीखने जा रहे हैं, x के पावर क्या करना चाहिए, 2 4 6 8 ये सब रहना चाहिए। तो ये बता दें तुम लोगों को, ये सबका ग्राफ ऐसे बनेगा, सबका ग्राफ पैराबोला की तरह ही बनेगा, ठीक। लेकिन कहोगे सर कुछ तो अंतर होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 हम मान लिए ऐसा बनेगा, ऐसे बनना है ऐसे, तो कुछ तो अंतर होगा। एक्स स्क्वायर का भी यही बना दें, x पावर 4 का भी इसे बना दें, तो कैसे पता लगेगा, कैसे अंतर पता लगेगा, मतलब ये ऐसे जा रहा है, हो सकता है कुछ और अंदर से भाई ऐसे हो सकता हो जाए, या और फैल के जाए, या ऐसे जाए, कुछ तो अंतर होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि बनेगा कैसे, ऐसे ही बनेगा अगर पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ यहाँ पे 0 0 पे कट करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 0 आएगा, तो यहाँ पे कट करेगा। कल को यहाँ मान लो अगर प्लस कुछ दे देता, तो जो अगर हम करें प्लस कुछ और दे देता, तो फिर उसका वर्टेक्स चेंज होता, तो बात कर तो वहाँ पर वर्टेक्स ना, तो इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक। इतना रिवाइज करके आप लोग आइएगा, और क्या करेंगे, हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे देना, उसका ग्राफ बना के जरूर लाइएगा, ठीक। पहला y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दूसरा y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और तीसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। 3 का ग्राफ आप बना के लाइएगा, तो आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और कल हम लोग फिर इस पर डिस्कशन करेंगे।